ठीक है। तो अगर आपको देखिए, जो जितने भी टीचर्स आपको जो चीजें करा रहे हैं, अगर वो आपको आती है, नोट्स में लिखी हुई चीजें, मॉड्यूल को साइड में रखिए, नोट्स में कराई हुई चीजें अगर आपको आती हैं, तो आपका सिलेक्शन गारंटीड है। ठीक है। तो कंडीशंस यही है कि आपको नोट्स में लिखी हुई चीजें आनी चाहिए, सारा टेस्ट, पूरे 2 साल आप हर एक टेस्ट दो। ठीक है। अपना, आपका जो अटेंडेंस है वो एटलीस्ट 90 to 95% रहे। ये कुछ 2-3 कंडीशंस हैं जिसपे मैं आपको प्लेन पेपर पे साइन करके दे सकता हूं कि अगर आप ये चीज फुलफिल कर लोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि यही चीज अपने आप में डिफिकल्ट है ना भाई। बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़े बड़े सवाल तो छोड़ दो, हमें छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि आपको 11th और 12th दो 2 साल का सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 साल का सिलेबस पढ़ना है, 3-3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ठीक है। तो ये आपके लिए दिक्कत बड़ी बात है। तो आप अगर छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखें, फॉर्मूले में वैल्यू भी पुट कर लें, तो आपको आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। बोलो, और तो कुछ नहीं है। इन रदरफोर्ड्स विद, हाँ बताइए क्या करें इसका। किसमें? थर्ड में, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम, ज्यादातर पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज आपको कहां मिलता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस इज वेरी छोटा पार्ट ऑफ द एटम। बताया था ना, इमेजिन करने को बोला था ना। एक फुटबॉल ग्राउंड अगर आपका एटम है, तो बीच में रखी हुई फुटबॉल क्या होगी? वो आपका न्यूक्लियस होगा। यानी कि न्यूक्लियस इज वेरी छोटा एज कंपेयर टू एटम। तो पूरी जगह स्प्रेड नहीं है ना पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटी सी जगह स्प्रेड है, इसलिए वो गलत हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बोलना गलत है। ठीक है ये चीज। हाँ, नेक्स्ट बताइए, व्हाई डिड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड लार्ज एंगल्स और इवन बाउंस बैक? तो बाउंस बैक बोल दिया, कहानी खत्म है कि बिकॉज दे कोलाइड विद अ वेरी डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। बोलिए ठीक बात है। चलिए, which of the following observations from Rutherford model directly contradicts Thomson's plum pudding model? मेरी तरफ नहीं देखना ना, मेरा तो, मुझे मेरा जो जीवन बर्बाद होना था वो तो हो चुका। अब आपकी बारी है। क्या होगा इसमें? तो बहुत आसान है भाई, आगे कुछ है बोलो, कुछ भी बोलो भाई। ऐसे थियोरेटिकल, ये अगर न्यूमेरिकल होता तो थोड़ी दिक्कत होती। थियोरेटिकल है, ए बोल दिया, बी बोल दिया, अच्छा बी में सर ने सड़ा हुआ शकल बना लिया तो इसका मतलब सी होगा। ये सब चीजें तो बहुत आसान होती है। बताइए। हाँ तत्व। तुम ही, तुम अलग ट्रैक पे जा रहे हो लगता है ना। देखो जीवन में वही है ना, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा अंतर है ना। इस अंतर को समझिए। अच्छी बात है, आपको बोलना चाहिए, ठीक बात है, लेकिन थोड़ा सा अपन सोचें और थोड़ा, है ना। बताइए, ये क्यों कह रहे हैं आप? अच्छा, सही बात है। अरे यार, तुम तो सही बोल गए यार, हल्के में ले लिया तुमको, सॉरी। अच्छा ठीक है, वैसे बात सही बोल रहे हैं भाई। ये उसका एक तरह का इसका ड्रॉबैक भी था कि उसने क्या बोला था कि जो मास है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। थॉमसन के मॉडल की यही बात थी कि जो मास है, जैसे तरबूज है या जो प्लम पुडिंग है, तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। तो यानी कि वेरी गुड, कितने लोग का सही हुआ ये? पहला पहला ऑप्शन टिक किया है। चलिए बढ़िया बात है। अब फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्रेक्टेड बाय, ठीक है, ये बाकी सारे तो ऐसे ही हैं। बोलिए ठीक बात है। तो ये अच्छा सवाल था, क्योंकि थॉमसन ने ये बोला था कि उसका जो मास है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एम्प्टी स्पेस कहां से आई? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। कितने लोगों के 20 आ रहे हैं? इसमें तो सभी के 20 आने चाहिए, एक क्वेश्चन को छोड़ दो तो 16 नंबर या 15 नंबर तो आने ही चाहिए। कितने लोगों के 15 आ रहे हैं? नहीं नहीं, मैं कहां कुछ बोल रहा हूं। आपके कितने आ रहे हैं? चलिए, बढ़े आगे। श्रेया, आपने दिया था क्विज?
चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी। आगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ ली थी क्या? हाँ पढ़ लिया था। ठीक है, उससे क्वेश्चंस भी करे थे। ठीक है, जो आपका काफी फेवरेट भी बन गया था टॉपिक। और अब उसके बाद हम एटॉमिक मॉडल पर वापस आते हैं। जैसे पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर क्वेश्चन आएगा तो दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, पहली है क्वांटम नंबर्स। ठीक है, दूसरी है बोर बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ये दो टॉप प्रायोरिटी पर, यानी कभी भी अपन रिवाइज करें तो हमारी पहली दो प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि पहला है क्वांटम नंबर्स को हम रिवाइज करें और दूसरा है बोर एटॉमिक मॉडल को। ठीक है, तो अब इसी बोर एटॉमिक मॉडल की हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिखिए, टॉपिक डालिए बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल, अब देखिए, अच्छा जाहिर सी बात है, तो अब हमें थोड़ा सा ये लास्ट वाले एटॉमिक मॉडल पे समझना पड़ेगा। तो लास्ट वाला एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक जाहिर सी बात है कि रदर लास्ट वाला कौन सा था, रदरफोर्ड का था। अब रदरफोर्ड की कुछ कमियां थी जो हमें यहां ठीक करनी है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अब चीजों क्या करते हैं, जैसे अपन भी जुगाड़ से जीवन जीते हैं। इंडिया में लगभग 70 to 80% लोग जुगाड़ से जीवन जीते हैं। तो यहां पर भी क्या किया उन्होंने, जुगाड़ लगाया कि जुगाड़ से उस चीज को कैसे कॉन्ट्राडिक्ट किया। तो सबसे पहले उसी पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो रदरफोर्ड नहीं समझा पाए थे। ठीक है, तो यहां पर ये क्या लेकर आए, यहां पर ये स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट लेकर आए। जैसे उन्होंने क्या बोला था कि भैया इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, एनर्जी रेडिएट होगी। तो उन्होंने बोल दिया नहीं। अब जो उनके जो शेल्स थे, उन्होंने बोला कि हर एक शेल की एनर्जी क्या है, फिक्स है। जैसे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए n बराबर 1 में, पहले ऑर्बिट में है, पहले शेल में है, दूसरे शेल में है। हर शेल की अपनी एक फिक्स एनर्जी। अब ये फिक्स एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट अभी हम बाद में भी इसको और समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। अभी के लिए क्या हमने समझा है कि सब हर एक शेल की एनर्जी फिक्स है, और उसे इन्होंने दे दिया स्टेशनरी ऑर्बिट का नाम। इसमें लिखिए, ठीक है, तो अब इसको चाहे पोस्टुलेट्स कह लें चाहे कुछ भी कह लें। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहली बात, अब इसकी जो सबसे बड़ी लिमिटेशन थी, जो सबसे बड़ी कमी थी, वो यही थी कि इन्होंने क्या किया था, इनकी दुनिया एक इलेक्ट्रॉन वाली थी। यानी कि जितनी भी चीजें, हम बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन सारी बातें किसके लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। ऐसे लोग जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। एक इलेक्ट्रॉन यानी कि कौन कौन से लोग हो सकते हैं, हाइड्रोजन भी हो सकता है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं सिर्फ हाइड्रोजन ही होगा, हाइड्रोजन हो सकता है, He+ हो सकता है, Li+2 हो सकता है, बेरिलियम+3 हो सकता है, कार्बन+5 हो सकता है। समझ रहे हैं ना, सभी में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहला पॉइंट वही लिखेंगे, वैलिड, दिस मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर, दिस मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दिस मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक बात है, नेक्स्ट लिखिए। अब चाहे आप इसे पोस्टुलेट्स कहते हैं, पॉइंट्स कहते हैं, एक ही बात है। नेक्स्ट लिखिए, he used the concept of stationary orbit। ही की जगह आप चाहे बोर भी लिख सकते हैं। ही क्या है, दोस्त यार की तरह हो जाए। he used the concept of stationary orbits। ठीक है, अब स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या है, स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब है, लिखिए, each orbit will have fixed amount of energy। each orbit will have fixed amount of energy, यानी सबकी एनर्जी फिक्स है। तो एनर्जी फिक्स है, तो अब इन्होंने कैसे काउंटर किया कि देखो, जब तक, जैसे मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल। तो इन्होंने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में, अच्छा इसको और क्या बोलते हैं, इसको के शेल भी बोलते हैं।
इसको जैसे बोल दिया n बराबर 2, एल शेल भी बोल दिया, ठीक है। इसको बोल दिया n बराबर 3, क्या बोल दिया, KLN, ठीक है। तो ऐसे ABCD वाले में आगे बढ़ते जाओ, फोर्थ वाले को क्या बोलेंगे, n, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन, मान लो अगर देखो n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, इनकी एनर्जी अलग अलग होगी, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में है तो फिक्स्ड एनर्जी है, जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 में है तो उसकी भी कुछ फिक्स्ड एनर्जी है, जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 में है तो उसकी भी कुछ फिक्स्ड एनर्जी। तो अब क्या हुआ, जो रेडिएट करने वाली बात थी वो इन्होंने थोड़ा सा छुपा लिया, हालांकि ये भी एक जुगाड़ है, इसके लिए कोई थियोरेटिकल प्रूफ नहीं है, बस उन्होंने एज अ कॉन्सेप्ट, एज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट उसको यूज किया। ठीक बात है, समझ में आया। तो अब क्या हो गया कि जब तक इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में है तब तक उसकी एनर्जी फिक्स है, तो वो जो मैक्सवेल वाला था उसको थोड़ा बहुत इन्होंने काउंटर कर दिया कि एनर्जी फिक्स है तो रेडिएट हो ही नहीं रही है, रेडिएट हो नहीं रही है, एनर्जी कम नहीं हो रही है, इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस तक नहीं जा रहा है। ठीक बात है। अब देखिए, अब दूसरा दूसरा इन्होंने क्या बोला कि जैसे मान लीजिए n बराबर 1 है ना, मैं यहां पर ऐसे एनर्जी लेवल बनाता हूं, ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, मैंने ऐसे बना दिया, यही वाले एनर्जी लेवल्स है, ठीक है। एनर्जी लेवल क्या है भाई, कोई ऐसा नहीं है ना, वो चक्र नहीं बना होगा, जैसे अगर आप लोगों ने वो माइथोलॉजिकल चीजें देखी हो तो कृष्ण के सर के पीछे से चक्र बनता है ना, वैसे चक्र बना नहीं होगा, ये एनर्जी लेवल्स है, ठीक है, ये हम लोगों ने डिफाइन किए हुए, ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी पर जा रहा है, मतलब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पर जा रहा है, तो उसे एनर्जी क्या होगी, चाहिए होगी, यानी कि एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। क्यों, क्योंकि भैया उसे कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी पे जाना होगा, ठीक है, तो ज्यादा एनर्जी पे चाहिए तो एनर्जी उसको चाहिए होगी। अब इसका उल्टा करें, अगर उसको हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पर आना है, अच्छा मैं एक एग्जांपल के तौर पे एन को 1 और 2 ले रहा हूं, कुछ भी हो सकते हैं, 1 3 हो सकता है, 2 से 3 हो सकता है, 2 से 7 हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं पर भी जा सकता है, प्रोवाइडेड आपको उतनी, जैसे आप देख रहे हैं ना n बराबर 1 की कुछ एनर्जी है, 2 की 3 की, अगर आप उसको उतनी एनर्जी दे रहे हैं वो उधर चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन 1 से 2 पर ही जाएगा या 2 से 1 पर ही जाएगा, इलेक्ट्रॉन 1 से 3 भी जा सकता है, 1 से इंफिनिटी भी जा सकता है, 1 से 7, 1 से 8, 8 से 1, कुछ भी आ सकता है। अब हम धीरे धीरे उसको देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन अगर लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे जा रहा है तो एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, और अगर इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर पर आ रहा है, तो हायर से लोअर पर आ रहा है तो एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, क्योंकि इस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, जैसे इन्होंने क्या क्या कहा, हर एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है। तो n बराबर 2 की एनर्जी ज्यादा थी, n बराबर 1 की एनर्जी कम थी, अब उनको ज्यादा से कम में आना है, तो कम में आना है तो इनको एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी, तभी इसमें एंट्री मिलेगी, वरना n बराबर 1 एंट्री नहीं देगा, ठीक है। तो यानी कि यहां पर क्या बोलेंगे कि एनर्जी विल बी एमिटेड या रेडिएटेड, जो भी आप बोल रहे हैं, ठीक बात है। तो इसको पॉइंट लिखो, ये तीसरे पॉइंट के तौर पर लिखना, व्हेन इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिख लो पूरा, व्हेन इलेक्ट्रॉन, व्हेन इलेक्ट्रॉन makes a transition, when electron makes a transition from lower to higher orbit, from lower to higher orbit, energy will be required, energy will be required और absorbed है ना, उसको दूसरा वर्ड क्या बोलेंगे, absorbed और absorbed। नेक्स्ट लिखिए, when electron moves from higher to lower orbit, ऑर्बिट बोल दे, शेल बोल दे, बात एक ही है, एनर्जी लेवल बोल दे, बात एक ही है। when an electron moves from higher to lower orbit, the energy is emitted, the energy is emitted।
बोलो, ठीक बात है। तो ये छोटी छोटी बातें। अब देखिए, अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी पॉस्टुलेट्स हम पढ़ रहे हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट चांद तारे बनाकर लिखेंगे। अब क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं एमवीआर के थ्रू। ठीक है, आप उसको जैसे मोमेंटम होता है ना मास इनटू वेलोसिटी, वैसे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एमवीआर। आप इसको फिजिक्स में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, इस चैप्टर में दिक्कत क्या है कि हमें काफी ट्वेल्थ के फिजिक्स की यूज होगा इसमें, ट्वेल्थ का जो फिजिक्स है वो काफी यूज होता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ थोड़ी सी चीजें फॉर्मूले की तरह आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब ये क्या बोलता है कि ये एक बात करता है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड रहेगा, यानी कि उसकी हर एक वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो उसको इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, वो h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम यानी एमवीआर की वैल्यू है, या तो 1h/2 पाई हो सकती है, या तो 2h/2 पाई हो सकती है, या 3h/2 पाई हो सकती है, 4h/2 पाई हो सकती है। यानी h/2 पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं हो सकता। 1.5h/2 पाई नहीं हो सकता, 2.3h/2 पाई नहीं हो सकता। ठीक बात है। तो यहां पर क्या बोला गया, इसका मतलब क्या है, लिखिए, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड and it will have values and it will have ऐसे लिख दीजिए, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स only in those orbits whose angular momentum is, whose angular momentum is integral multiple of h/2 pi, whose angular momentum is इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा mvr इज इक्वल्स टू nh/2 पाई, एकदम चांद तारों वाला फॉर्मूला, वेयर n कैन बी एनी इंटीजर 1 2 3 एंड बोलो, तुम्हें हर सैटरडे एक्टिविटी करवानी है, हैं? ऐसा क्या करते हो एक्टिविटी है, पढ़ना नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है, ये हमने देख लिया। अब एक छोटा सा हमें ये फोर्स का बैलेंस सीखना होगा, है ना। कैसे होगा देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक एटम है। ठीक है, अब उसका मैंने यहां पर न्यूक्लियस बनाया है। ठीक है, अच्छा आप देखिए, अगर कोई एक रैंडम एटम लिया मैंने, एटम का एटॉमिक नंबर Z है। ठीक है, एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, Z। तो बताइए उसके न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होगा। एटम का एटॉमिक नंबर अगर Z है तो उसके न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होगा, बोलो। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का कितना चार्ज होता है, 0। न्यूट्रॉन की वजह से कोई चार्ज होगा नहीं, तो यानी सारा का सारा चार्ज किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन की वजह से। यही हुआ। प्रोटॉन कितने होते हैं,
जेड के भाई जेड के बराबर प्रोटॉन होता है ना भाई किसी का, क्योंकि प्रोटॉन तो आते जाते नहीं है, इलेक्ट्रॉन आते जाता है। ठीक है, यानी कि क्या मैं आपको ये बोल सकता हूं कि न्यूक्लियस पर जो चार्ज होगा वो प्लस का जेड ही होगा। भाई एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्लस ई। ई क्या है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो जेड प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, जेड ई। अगर एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस ही है तो जैसे 10 प्रोटॉन का चार्ज कितना हुआ, 10 ई। 20 प्रोटॉन का चार्ज कितना हुआ, 20 ई। वैसे जेड प्रोटॉन का चार्ज कितना हुआ, जेड ई। ठीक है, अब यहां पर ये न्यूक्लियस है, ये वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल का मतलब आखिरी, आउटर मोस्ट। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है, अब फिजिक्स में 12th में कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अभी के लिए आप खाली उसको ध्यान में रखिए। ठीक है, ये अब ये क्या है, दो पॉइंट चार्जेस है, इनके बीच की दूरी हम आर मान लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि अब यहां पर एक लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। पूरा 12th में यहीं से जीवन बर्बाद होना शुरू होगा आपका। ठीक है, तो अभी अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं। उसका फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ठीक है, Q1 Q2 क्या है, पॉइंट चार्जेस। ठीक है, दीज आर पॉइंट चार्जेस। और आर क्या है आपका, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। बोलिए ठीक बात है। अच्छा अब देखिए, अब के कांस्टेंट है, तो देखिए पहला पॉइंट चार्ज क्या है, जेड ई, है ना। दूसरा पॉइंट चार्ज क्या है, ई। जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, आर स्क्वायर। यानी कि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका फॉर्मूला क्या बना बताइए, के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। के कोई भी कांस्टेंट, ठीक बात है। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर सिर्फ ये अट्रैक्शन होता तो इलेक्ट्रॉन तो अंदर खींचा चला जाता। ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन तो अंदर नहीं खींच रहा, इलेक्ट्रॉन तो क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। तो इसका मतलब यह है कि बाहर की तरफ भी कोई फोर्स लग रही होगी जो इस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किए हुए है, ताकि वो उतना ही वो रेडियस बनाए रखे। क्योंकि अगर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता तो क्या होता, इलेक्ट्रॉन, ये जैसे न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, अगर सिर्फ एक ही तरह का प्रोटेक्शन वो होता, ये फोर्स, तो क्या होता, ये आगे अंदर की तरफ चला जाता। तो यानी कि बाहर की तरफ का भी फोर्स होगा जो इसको यहां पर रोके हुए है। तो वो कौन सा फोर्स होता है, ये भी आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। बोले तुम क्यों पढ़ा रहे हो, क्या करें, दिक्कत। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब अच्छा, दो तरह की फोर्स होती है, एक होती है सेंट्रीपिटल, एक होती है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल इज टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल इज अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला होता है, कि शायद आप लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं क्या इसको, बोले यहां नहीं पढ़े, लोअर क्लास में क्या पढ़े। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाई आर। इतना लिखिए। ठीक है, बिल्कुल भी आपको ध्यान, मतलब ये गलती से सच बात निकल आती है, मतलब आपको बिल्कुल भी ध्यान देने की इसमें ऐसे जरूरत नहीं है। वैसे आप लोग वैसे भी नहीं देते हैं, लेकिन आपको एट द एंड फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, मेरा ये फर्ज था कि आपको थोड़ा सा बता दूं मैं डेरिवेशन, पर आप लोग सब समझदार लोग हैं, आप लोग जानते हैं। उसके बाद तो सर का क्या क्या है, सर को बता दिया है ना। ठीक है, 3:30 तक। ठीक।
बोलिए, ठीक बात है? बढ़े आगे? अच्छा, अब देखिए, ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है एक्चुअल में, जो वेलोसिटी होती है ना उसके टेंजेंशियल होता है, ठीक है, पर उसमें अपन टेक्निकली नहीं जाते, अपन को तो यहाँ पर जो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत है उसको देखते हैं। तो अब ना तो इलेक्ट्रॉन अंदर, क्योंकि दोनों तरफ बाहर, दोनों तरफ फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ भी बाहर की तरफ भी। अब ना तो इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है ना बाहर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों फोर्स बैलेंस्ड है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बराबर है किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। बोलिए, ठीक बात है? अगर आपको ऐसे ब्रैकेट में लिखना हो तो लिख लेना कि अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। अब ये क्या था, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अब आप चाहो तो इसको रट लो, ये यहां से आप लोग रट लो, क्योंकि कभी कभी अच्छे सवाल, अच्छा यहां चाहो तो आर से आर कैंसिल कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये चीज आप रट लीजिए, ये आपके काम की है, बाकी यहां समझ में आया नहीं आया अंत में रटना है। बोलिए, ठीक बात है? तो ये क्या था, ये भी एक इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है जो फोर्स डायनामिक्स को समझाता है बोर एटॉमिक मॉडल में। बढ़े आगे? अब हमें क्या करना है, इसी बेस पर छोटे छोटे डेरिवेशन करना है। हर डेरिवेशन में दो फॉर्मूले का यूज होगा, एक इसका और दूसरा एंगुलर मोमेंटम वाला, दैट इज mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। ठीक बात है? बढ़े आगे? चलिए, अब क्या कर रहे हैं, एक डेरिवेशन से स्टार्ट करते हैं, एक डेरिवेशन मैं करूंगा, एक डेरिवेशन आप करेंगे, मतलब एक्टिंग करेंगे, ठीक है। पहला है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस प्रेजेंट इन nth बोर ऑर्बिट। कभी भी आप सवाल देखेंगे ना तो ऑर्बिट के आगे बोर वो लगाएगा, क्योंकि हर ने कुछ अलग अलग माना है, तो क्वेश्चन आपको बताएगा कि मैं कौन सी ऑर्बिट अज्यूम कर रहा हूं। मैं बोर ने जो अजम्पशंस पर बताई थी मैं उसकी स्टेशनरी ऑर्बिट को मान रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, तो इसको भी आपको क्या करना है, एक बुरा सपने की तरह भूल जाना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या कर रहे हैं अपन, अपन को चाहिए रेडियस, ठीक है। तो रेडियस के लिए मुझे जो सबसे आसान लग रहा है कि यहां पर रेडियस आ रहा है, तो रेडियस यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, NH अपॉन 2 पाई mr, सॉरी mr लिखेंगे, v लिखेंगे, है ना, v आएगा ना, mv नीचे आ गया। बोलिए, यहां से मुझे क्या मिल गया, यहां से मुझे रेडियस का फॉर्मूला मिल गया, लेकिन जीवन इतना सरल होता तो क्या बात होती। अब रेडियस के फॉर्मूले में वेलोसिटी का होना ये अच्छी बात नहीं है, भाई रेडियस का फॉर्मूला बताने जा रहे हो उसमें वेलोसिटी चिपका दिया आपने, तो भाई ये तो दिक्कत हो गई। यानी कि भाई आपका, आप कभी भी फॉर्मूला बताते हो तो आपका क्या एक आइडिया रहता है कि वेरिएबल कम से कम हो, तो रेडियस के चक्कर में वेलोसिटी फ्री में बांट दिया आपने। यानी कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को यहां से हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब वेलोसिटी को यहां से हटाना पड़ेगा, तो अब इसमें दो चीजें, अब देखिए, एक अभी अभी हमने देखा के जेड ई स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू क्या था, एम वी स्क्वायर बाई आर, यही था। ये यहां से आर काट दो, ये आर स्क्वायर था, ये आर से आर कटे। अब उसमें दो तरीके हैं कि भाई यहां से आर की वैल्यू इसमें रख दें या वी, वहां से क्या करते हैं अपन, वी की रख देते हैं। देखिए ये वी है ना, ये आर कर दिया, मुझे वी को रिप्लेस करना है ना, तो मैं यहां से क्या करूंगा, मैं यहां से वी को रिप्लेस करता हूं, ठीक है। तो देखिए, के जेड ई स्क्वायर बाई आर
इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर बताइए, ये रहा, तो क्या करूं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक बात है। अब क्या करें, काटापीटी मचाएं, आर से आर कैंसिल, और क्या कैंसिल होगा बताओ। ठीक है, एम से एम कट हो रहा है। ठीक है, अब एक आर को इधर लेकर जाते हैं, लेकर जाएं, इसको इधर लेकर जाओ, रीअरेंज, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखो तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या होता है, देखिए यहां देखिए, घबराना नहीं, घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। यहां देखो, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, 4 पाई को तो जानते ही होगे। ठीक है, ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, के क्या होता है, के भी कांस्टेंट होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9 इसकी वैल्यू होती है। ई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यानी कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो रेडियस में वेरिएबल क्या क्या है, रेडियस डिपेंड किस किस पर कर रहा है, तो देखिए एन स्क्वायर बाई जेड, यानी कि रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड। अच्छा, अब जितने मैंने कांस्टेंट बोला उसकी वैल्यू रखने पर एक फॉर्मूला आता है, R इज इक्वल्स टू 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। अब देखिए, ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको जीवन में कुछ याद रहे ना रहे, ये याद होना चाहिए। अभी तक ये डेरिवेशन था, भूल गए चल जाएगा, लेकिन मेन मुद्दे का फॉर्मूला क्या है, अभी तक जो हमने क्लास में पढ़ा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये हमने, ये कैसे आया, ये आया जो वैल्यूज है, एच की वैल्यू रखी, पाई की वैल्यू रखी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा, ई की वैल्यू रखा, सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा। आप चाहे तो इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, या अगर चाहे तो ऑन सॉल्विंग करके भी लिख सकते हैं, जैसे टीचर के पास एक वो रहता है ना प्रिविलेज, वो लिख सकता है कि ऑन सॉल्विंग, आप लोग भी लिख दीजिए। ठीक है, तो वो फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर ये भी कभी कभार आ जाता है, सवाल अच्छा होगा तो रेडियस का जो बेसिक फॉर्मूला है वो भी आना चाहिए आपको, पर ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है आपको। मैं क्या कहता था, कोई एक आध मेरा वीडियो पूरा एक बार सुन सकता है इसको। नहीं नहीं, ये तो अपलोडेड वाला नहीं, क्योंकि जैसे अपन बात कर रहे थे, मैं क्लास के बीच में आया हूँ, अब इसकी रेंज कितनी है, किसी दिन पता चले दिक्कत हो जाए, क्योंकि जैसे अभी मैं क्लास के बीच में आ गया, रेंज कितनी है ये वाली बात, उसमें एक बार इनको ईयरफोन डालने की 2x में, 2x में देख ले बस, अच्छे से पढ़िएगा। बोलिए, ठीक बात है। बढ़े आगे, क्या कुछ बोला था ना आपको करने के लिए, तो कुछ बोला नहीं अभी। अब आपका टास्क ये है कि जैसे हमने रेडियस का फॉर्मूला डिराइव किया ये गंदा वाला, वैसे आपको एक वेलोसिटी का करना है, जो कि बहुत आसान है, क्योंकि रेडियस तो देखो कैसे आसान है, ये रहा वेलोसिटी का ये फॉर्मूला रहा, बस उसमें रेडियस की वैल्यू पुट कर दो उठाकर, और क्या करना है, इतना आलस अच्छा नहीं है, करो।
पता चल गया ना वेलोसिटी कैसे करेंगे? इस फॉर्मूले में ये जो रेडियस का फॉर्मूला है उसको पुट कर दीजिए। आप तो मुझे ये बता दीजिए, जैसे यहां पर हमने लिखा है कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड, तो वेरिएबल क्या क्या आ रहा है यहां पर? एन क्या है? शेल नंबर, ऑर्बिट नंबर, एनर्जी लेवल, जो भी आप बोल सकें। ठीक है, देख लीजिए यहां पर एन क्या है, आप इसे चाहे तो शेल नंबर बोल दें, ऑर्बिट बोल दें, एनर्जी लेवल बोल दें। बोलेंगे ही नहीं, जाओ। पानी दे देना यार। प्रोपोर्शनैलिटी तो बताओ किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है? याद नहीं बेटा, आप ये प्रोपोर्शनैलिटी बता दो। जैसे यहां पर बताया ना वेरिएबल कौन कौन है, कांस्टेंट को हटाकर किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है? जेड बाई एन, सही। जेड बाई एन आ रहा है। इधर करें, इधर देखिए क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी का डेरिवेशन, टॉपिक डाल देना। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट, है ना? क्या भाई, क्या ढूंढ रहे हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना। किसी nth ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट, है ना? अब देखो यहां पर, तो v इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई m r, r की वैल्यू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन ऊपर जाएगा 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर, यही है। अब इसमें हम देखते हैं, कांस्टेंट तो ठीक है, अच्छी बात है, वेरिएबल को देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए वेरिएबल क्या क्या है, ये रहा z, और ये देखिए एक n से एक n कैंसिल होगा। ठीक है, और कोई वेरिएबल दिख रहा है क्या? बाकी सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यानी कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाई एम। और इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मैं बार बार कहता हूं कि ये चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। 2.186 इंटू 10⁶ z बाई एन मीटर पर सेकेंड, यूनिट भी ध्यान रखिएगा, एकदम चांद तारों वाला फॉर्मूला है। ठीक है, डायरेक्ट। क्या क्या क्या? बेटा कर लो थोड़ी मेहनत, तुम भी कर लो, ये रहा, काटापीटी मचाओ। ये देखो, पाई से पाई गए, एम से एम गया, क्या आ रहा है, एक एच से एक एच गया। ठीक है, 2 से 2 गया। ठीक है, तो क्या आ रहा है बताओ, और कुछ कट रहा है? 2 पाई k z e स्क्वायर अपॉन एन एच। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेडियस इंपॉर्टेंट है। रेडियस पूछा जाता है, डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हालांकि ये आ गया फिर वो भी आ जाता है। ठीक है, देख लेना कोई रह गया हो तो, कोई टर्म अगर रह गया हो तो देख लीजिएगा। ठीक बात है, अब इसमें छोटे छोटे सवाल आएंगे। फॉर्मूला बड़ा है पर सवाल छोटे आते हैं।
क्योंकि आपको जेनरिक चीजें नहीं पूछी जाएंगी ना। एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, इफ रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट of Li plus 2 ion is x, then find the radius of third Bohr orbit of electron in third Bohr orbit of बेरिलियम प्लस 3 आयन। अब देख रहे हैं यहां Li+2 B+3 जबरदस्ती क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं और आगे पढ़ेंगे, वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है तो Li+2 में 1, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है इसीलिए उसको बेरिलियम+3 बनाया गया, जैसे वो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, इफ रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देना ना, किसका रेडियस? रेडियस का मतलब क्या है? न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक की दूरी। पानी लाए हो? बोलिए। है? क्या बात है? हाँ बताइए। देखिए क्या करें, पहले जो दिया हुआ है वो देखते हैं।
रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ Li+2 आयन। क्या करें, फॉर्मूला लिखें 0.529, सभी लोग इधर देखिए 0.529, अच्छा इसको चाहें तो 0.53 भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर ज्यादातर जो सवाल है इसके पीछे नहीं करवाते इतना। इनटू n²/z, n की वैल्यू कितनी है 2 है ना, सेकेंड बोर ऑर्बिट, तो 4, z लिथियम का z कितना है, इलेक्ट्रॉन एक है पर एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन के आने जाने से एटॉमिक नंबर थोड़ी बदलता है, तो एटॉमिक नंबर इज 3। तो अब एग्जामिनर आपको इसकी कैलकुलेशन में नहीं फंसाना चाह रहा, तो बोल रहा है कि ठीक है इसको तुम x मान लो, है ना, तो यानी कि 0.529 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या हो गई बताओ, 3x/4। क्यों, अगली बार मैं पुट कर दूंगा इसे, भाई यही तो मुझे दिक्कत दे रहा है, तो इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली x के टर्म्स में। अब मुझे पूछा क्या है, रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम+3 आयन, तो फिर से मैंने लिखा 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n², 9, बेरिलियम का Z 4, ठीक है। अब 0.529 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू चिपका दूं, बताओ कितनी वैल्यू है, 3x/4, ये रखी, ठीक है, तो 3x/4 इंटू 9/4, तो कितना आएगा बताओ, 27x/60, ठीक है। तो एक बहुत ही क्लासिक सवाल है भाई, जितने भी अच्छे सवाल होते हैं वो यही तो करते हैं भाई, दो केस आपको दिए जाएंगे, है ना, एक से वैल्यू निकाल कर आपको दूसरे में पुट कर
जीवन में इतनी कठिनाइयां लाना जरूरी है? ठीक है, बारिश बारिश का मजा भी जरूरी है। ऐसा ऐसा क्या हो गया है? इतनी एसी ज्यादा तेज हो गई है? बताइए, ठीक बात है? कर लेंगे ऐसे सवाल को? लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए। रेशियो ऑफ वेलोसिटी of hydrogen atom of electron in hydrogen atom present in first, second and third Bohr orbit respectively. क्वेश्चन करो ना, आसान है। फ्रैक्शन में कभी रेशियो नहीं बताते बेटा। है? नहीं, ऐसे नहीं, इंटीजर में बताइए, एलसीएम लेके करिए। क्या हुआ? ठीक है, बोलिए, कितना आंसर आ रहा है? देखिए क्या करेंगे, हाइड्रो क्या पूछा है? वेलोसिटी पूछा है। अच्छा, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन, तो जेड तो सेम रहने वाला है, एटम सेम है, तो यानी कि देखिए, तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट जेड बाई एन, तो हाइड्रोजन के लिए 1/1, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, है ना?
क्योंकि हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा। तो यानी 1 2 3, तो कभी आपको रेशियो के ऑप्शंस ऐसे फ्रैक्शन में नहीं दिखेंगे, वो इंटीजर के फॉर्म में दिखेंगे। तो क्या करना है, 1 2 3 का एलसीएम लेना है। 1 2 3 का एलसीएम क्या आता है, 6। तो सभी को क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 6:3। हम्म। अभी तो तुम वॉशरूम जाकर आए हो, क्या दिक्कत है, यहाँ रिमोट नहीं है, अभी भेजता हूँ। बोलो ठीक बात है। ठीक है, अभी करवाते हैं, बोलो। ठीक है, बढ़े आगे। एक और क्वेश्चन लेंगे। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए फिर से वही। if the velocity of, जैसे ये था ना, ये सेम, ये वाला, ये क्वेश्चन सेम है, बस रेडियस की जगह वेलोसिटी कर लीजिए इसमें। सेम चीज, रेडियस की जगह क्या कर लीजिए, वेलोसिटी। नहीं, 8x/9 हो रहा है। आप इतना घबराती क्यों है, आपका तो ज्यादातर सही होता है। पोकर नहीं खेलती ना आप, पोकर प्लेयर तो नहीं है। इसके सवाल, बोर के सवाल आने का मतलब है बेहद आसान सवाल। प्लैंक क्वांटम के सवाल देखे थे ना आपके ने, क्या है ना, प्लैंक क्वांटम थियरी के सवाल देखे थे ना। उसमें कैलकुलेशन भी थी, सारी चीज में कुछ नहीं। क्या हुआ कृष्ण, तुम्हें लगता है एक्टिविटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या हुआ बताओ, जेड, जेड क्या है, 3/2। ठीक है, इसकी वैल्यू बता दिया है, क्वेश्चन ये चाह नहीं रहा है कि आप कैलकुलेट करें। कोई भी अच्छा एग्जामिनर आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, वो आपसे कॉन्सेप्ट देखेगा। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया इसका अगर वेलोसिटी x है, ठीक है, तो आप मुझे, थर्ड है, थर्ड ऑफ बेरिलियम +3, यानी 2.186 इंटू 10⁶ इंटू जेड। इसका जेड कितना होगा, 4, और इसका एन कितना है, 3। अच्छा अब देखो बताइए, अब इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2x/3 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह क्या लिख दूं, 2x/3 इंटू 4/3। ठीक है, तो कितना आएगा आंसर, 8x/9। सेम, एकदम लिटरली सेम सेम सवाल किया ना हमने, जैसा हमने रेडियस के साथ किया था उसी तरीके का। और इसमें ऐसे प्रोफाइल, अभी जैसे आगे हम एनर्जी डेरिवेशन पढ़ेंगे, वहां पर भी सेम इसी तरह की प्रोफाइल आती है। ठीक है, तो एग्जामिनर आपको चाहेगा कि आपको क्वेश्चन कैलकुलेशन में ना फंसे, उसको कंसेप्चुअली बताएं।
बेटा आप कर लीजिए, उसमें दिक्कत ये है ना, इसमें टाइम लग सकता है ना। जैसे मान लो इसका चलो आसान है, पर उसका जैसे 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो वो चीज़ कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। अब सवाल तो कैसे भी पूछा जा सकता है, ये चीज़। ठीक बात है? तो अब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे।